हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ एस के डिग्रवाल और आज अपन डिस्कस करेंगे एक स्पेशल टॉपिक कि काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो CSIR नेट की जो प्रिपरेशन है वो करना चाहते हैं। तो वो कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, क्या पढ़े क्या ना पढ़े, किस सब्जेक्ट को छोड़े, किस टॉपिक को छोड़े और किसको ज़्यादा लर्न करें। तो ये सभी जो कन्फ्यूज़न है उन सभी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आज अपन इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि हाउ टू स्टार्ट CSIR नेट प्रिपरेशन। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट CSIR नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उन सभी के लिए वीडियो इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आप वीडियो को स्किप करके ना देखें, आप आराम से देखिए, लास्ट तक बने रहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको इसमें बताऊंगा कि कौन से सब्जेक्ट के जो स्टूडेंट्स हैं वो किस प्रकार की जो बुक्स है वो पढ़ें या कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करें और कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके ऊपर वो टाइम वेस्ट ना करें और कैसे वो लर्न करें या कैसे उनकी स्टडी करें, कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सके। क्योंकि कोई भी स्टूडेंट जब MSc कर रहा होता है उस टाइम में सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन होता है उनके सामने वो होता है कि CSIR नेट की प्रिपरेशन कैसे करें। हर कोई स्टूडेंट जब अपना MSc कंप्लीट करता है या MSc स्टार्ट करता है उस टाइम पर सबका टारगेट एक ही होता है कि CSIR को क्रैक करना। और CSIR को आप जानते हो, CSIR का पेपर इतना इजी नहीं आता है, लेकिन इतना भी टफ नहीं आता है कि आप CSIR को निकाल ही नहीं सको। लेकिन ये है कि जनरल अगर आप पढ़ना चाहते हो, CSIR के बारे में देखना चाहते हो कि CSIR क्या चीज़ है, तो आप इजीली इसके बारे में आप अंडरस्टैंडिंग समझ सकते हो या कर सकते हो। तो यहाँ पर अपन स्टार्टिंग वीडियो करने से पहले अपन बता दें कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए जो उन स्टूडेंट्स को, जो स्टूडेंट CSIR नेट की प्रिपरेशन अभी हाल ही में स्टार्ट करना चाहते हैं कि वो कैसे स्टार्ट करें। यहाँ से जीरो से अपन स्टार्ट करेंगे कि जीरो से लेकर ऊपर की तरफ कैसे ग्रोथ करते हैं। क्योंकि आप कोई भी चीज़ को पढ़ते हो या पढ़ते वक्त हमेशा एक की कंडीशन होती है कि आप जीरो से स्टार्ट कीजिए। जीरो का मतलब है कि एकदम बेसिक से आप स्टार्ट कीजिए, डायरेक्ट आप हाई लेवल से आप स्टार्ट करोगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। इसलिए आप कभी भी किसी भी गोल को, टारगेट को अचीव करने के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट है आप जीरो से, बेसिक से स्टार्ट कीजिए और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ऊपर की तरफ ग्रोथ कीजिए। तो यहाँ से अपन देखें कि काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जैसे MSc है वो किस में है, या तो बॉटनी और इसके अलावा जूलॉजी। तो इसमें दो ऐसी MSc हैं और तो अपन जानते ही हैं लाइफ साइंस में काफ़ी MSc हैं या काफ़ी ब्रांचेज हैं लाइफ साइंस की। बायोटेक्नोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, जेनेटिक्स है और जितने भी जो एग्रीकल्चर की है, CTECs हैं और भी मतलब फिजियोलॉजी हैं, वो सभी किस में आती हैं, वो CSIR नेट में अपन लाइफ साइंस का पेपर, एक ही पेपर को अपन क्या करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं। लेकिन अपने जो स्टूडेंट रहते हैं सिंपल जो कॉलेज में हैं MSc बॉटनी और जूलॉजी वाले, उनमें हमेशा कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सा पोर्शन ज़्यादा आता है, कौन सा पोर्शन कम आता है, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें। तो उन सभी के लिए वीडियो है, तो वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिए। तो लास्ट तक आपको बताऊँगा किस प्रकार से अपन इसको देख सकते हैं। ये कंडीशन सबसे पहले इसमें थोड़ा सा डिवाइड ना कर कर अपन देखें कि रियल में कौन सी यूनिट्स ऐसी हैं जो अपने को करनी ही चाहिए या कौन सी ऐसी यूनिट्स हैं। जैसे सबसे पहले देखें, दोनों के लिए एक कॉमन यूनिट बताता हूँ आपको जो स्टार्टिंग है, जिसे अपन इसको अपन कह सकते हैं बायोकेमिस्ट्री कह सकते हैं या बेसिक फंडामेंटल ऑफ बायोकेमिस्ट्री कह सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट आ जाएगी बेसिक फंडामेंटल ऑफ बायोकेमिस्ट्री। ये एक ऐसी यूनिट है, चाहे आप बॉटनी से बिलोंग करते हो और चाहे आप जूलॉजी से बिलोंग करते हो, कहीं ना कहीं आपने बायोकेमिस्ट्री पढ़ी हुई होती है। MSc के अंदर भी चलती है, जहाँ पर प्लांट फिजियोलॉजी चलेगी, जहाँ पर प्लांट एनिमल फिजियोलॉजी चलेगी, उसी के साथ में वहाँ की बायोकेमिस्ट्री चलती है, प्लांट बायोकेमिस्ट्री और एनिमल बायोकेमिस्ट्री। इनमें लगभग बायोकेमिस्ट्री में अपन जब पढ़ते हैं तो सिंपल सी जो चीज़ें हैं वो आती है। इसमें स्टार्ट करते हैं अपन जो एटम्स हैं,
मॉलिक्यूल्स है, एलिमेंट्स हैं, एकदम बेसिक बेसिक बॉन्ड्स हैं उनके। इसके अलावा सॉल्यूशन है, पीएच है, बफर है, इस प्रकार की जो बेसिक चीज़ें हैं वहाँ से स्टार्ट की जाती है। और इसके साथ साथ जैसे कार्बोहाइड्रेट्स से इसमें एक ईजी सा है कि कार्बोहाइड्रेट जो है उनकी पूरी डिटेल आप पढ़िए और जितनी भी टॉपिक आप पढ़ते हो उस टॉपिक के साथ साथ आपको इसके क्वेश्चंस जो हैं वो सोल्व जरूर कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन सोल्व करने से आपकी जो थ्योरी है उसको आइडिया लगता है आपको कि एक्चुअल में आपको कितना इसमें से याद है, क्या आपके कंसेप्ट काम कर रहे हैं या क्या कंसेप्ट आपके काम नहीं कर रहे हैं। उन सभी के लिए ज़रूरी है कि आप एमसीक्यू धीरे धीरे साथ साथ सोल्व जरूर कीजिए। और इसके साथ एमसीक्यू की अपन बात करें तो एमसीक्यू जैसे बुक है वो एक तो टॉपिक वाइज की अपन बात करें तो पाथफाइंडर जो कोचिंग है दिल्ली की उसकी बुक है, एक सेट आता है 5-6 बुकों का, उनमें से एक क्वेश्चन वाइज भी बुक है एमसीक्यू जिसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा लास्ट ईयर के जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी इन्होंने पाथफाइंडर निकाल रखी है। इसके अलावा जो अपनी जोधपुर की कोचिंग है आईफास कैलाश सर ने भी इन्होंने ये निकाल रखी है, बुक निकाल रखी है ऑब्जेक्टिव टाइप की, उसमें से भी आप क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। टॉपिक वाइज इन्होंने भी टॉपिक वाइज निकाल रखी है तो इसको भी सोल्व कर सकते हो। और मेरी जो कोचिंग है वो स्टार्टिंग मैंने भी यहीं से की थी, आईफास कैलाश चौधरी सर से पढ़ी हुई है मेरी पूरी डिटेल्स। तो यहाँ पर अपनी जो बेसिक चीज़ें सोल्व करने के लिए आगे अपन कार्बोहाइड्रेट के अलावा देखें कि एमिनो एसिड, एमिनो एसिड की कंप्लीट टाइप्स, स्ट्रक्चर, एक्सेप्शन और विशेष जो करैक्टर हैं एमिनो एसिड्स की वो सभी चीज़ें याद होनी चाहिए आपको। इसके अलावा लिपिड आ जाएगा। लिपिड के अंदर लिपिड का सिंथेसिस, लिपिड का डिग्रेडेशन और लिपिड से बनने वाले डेरिवेटिव्स, जितने भी जो प्रोडक्ट हैं लिपिड से डेरिवेटिव जितने कंपोनेंट्स हैं उन सभी की स्टडी आप इसमें कर सकते हो। इसके अलावा लिपिड में जो फैटी एसिड है उनका ऑक्सीडेशन है, बीटा ऑक्सीडेशन, अल्फा ऑक्सीडेशन है, उन सभी की डिटेल, उनके अंदर बनने वाली एनर्जी, उनके सिंथेसिस में यूज आने वाली एनर्जी और ब्रेक डाउन होने वाली एनर्जी कितनी बनती है, क्या कंज्यूम होती है। इसके अलावा एमिनो एसिड से बनने वाली प्रोटीन्स, ये आ जाएगी। प्रोटीन के साथ साथ इसमें एक टॉपिक रहता है रामाचंद्रन प्लॉट, जो इसकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर को बताता है प्रोटीन की, उसके बारे में आप अच्छे से स्टडी कीजिए। हमेशा क्वेश्चन रामाचंद्र प्लॉट में से पूछा ही जाता है और रामाचंद्रन प्लॉट कोई अपने आप में बड़ा प्लॉट नहीं, एक छोटा सा टॉपिक है, उसको आप इजीली पढ़ सकते हो। और प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर है, प्राइमरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, टर्शियरी स्ट्रक्चर है, उनके एग्जाम्पल्स, उनके बारे में आप इसमें से प्रोटीन्स देखिए। इसके अलावा अब इन सभी के मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म, इनका बायोसिंथेसिस और इनका डिग्रेडेशन और इनके डेरिवेटिव, एमिनो एसिड्स का मैंने बता ही दिया आपको, लिपिड के डेरिवेटिव बता दिए मैंने आपको, वो सब पढ़ने हैं, और प्रोटीन्स के। इसके अलावा आ जाएगा न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड की बेसिक सिंथेसिस, न्यूक्लिक एसिड का डिग्रेडेशन, न्यूक्लिक एसिड की जितने भी डीएनए हैं, आरएनए हैं, उन सभी की स्ट्रक्चर वगैरह और उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट जो करैक्टर हैं वो सभी को आपको देखना है किसमें, न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर। और न्यूक्लिक एसिड्स में जितने भी इनकी स्ट्रक्चर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिक आपको यहाँ से कैलकुलेट करके चलना है। बेसिक, ये बेसिक के लिए है, कोई बड़ी थ्योरी नहीं है, ये बेसिक के लिए है, ये चीज़ें आनी ज़रूरी है, तभी आप अगली यूनिट में अच्छे से आप परफॉर्म कर पाओगे। तो अगली यूनिटों को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले आपको इनिशियल लेके चलना है। इसके अलावा यहाँ पर आ जाएगी डीएनए, सीक्वेंसिंग। इसके अलावा यहाँ पर आ जाएगी प्रोटीन की
प्रोटीन सीक्वेंसिंग, यहाँ पर प्रोटीन सीक्वेंसिंग आ जाएगी, ये सभी इस चीज़ के अंदर आ जाएगी। इसके अलावा एंजाइम से जैसे विटामिन से, ये सभी चीज़ें इसमें से देखने को मिल जाएंगी। इन सभी के लिए अपन अलग अलग बुकों को रेफ़र करें, जैसे लेरेंजर बुक है, लेरेंजर बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है बायोकेमिस्ट्री के लिए। और बायोकेमिस्ट्री के अलावा लेरेंजर के अलावा वॉइट एंड वाइट की बुक आती है, वॉइट एंड वाइट की बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छी बुक है बायोकेमिस्ट्री के लिए और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप वो भी आप प्रीफर कर सकते हो। और इसके अलावा भी अगर आप देखना चाहो तो जो पाथफाइंडर की जो नोट्स है, पाथफाइंडर की बुक्स है जो वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकंड के रूप में निकाल रखा है, इन्होंने भी काफ़ी कुछ अच्छे बुकों से कलेक्शन करके इंक्लूड कर रखा है। कोई भी स्टूडेंट जो स्टार्ट करना चाहता है उन सब के लिए बेस्ट बुक है पाथफाइंडर। इन्होंने इतना ईजी और इतना सब कुछ मटेरियल इसमें इंक्लूड कर रखा है, तो बायोकेमिस्ट्री आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो। इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री से जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब आपको बुक में मिल जाएगी। मैंने आपको सरफेसली बताया है क्या क्या हो सकता है। ये यूनिट है वो CSIR में सिलेक्शन कराने के लिए आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करती है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई भी टॉपिक आगे आप पढ़ेंगे, किसी भी यूनिट को आप पढ़ेंगे, उन सभी यूनिट्स का जो लिंक है वो किसके साथ है, अपनी बेसिक यूनिट के साथ है, बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री को कोई भी स्टूडेंट है वो इग्नोर ना करे। बायोकेमिस्ट्री पे ज़्यादा से ज़्यादा जितना जोर दे सकते हो आप, जितने ज़्यादा आप लर्न कर सकते हो उतने ज़्यादा कीजिए, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री ही आपकी ऐसी है जो CSIR नेट को क्लियर कराने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट देगी आपको। तो ये दोनों के लिए थी कॉमन बायोकेमिस्ट्री। आगे अपन देखें जैसे सेकंड सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी एक, आप जानते हो सेल बायोलॉजी के बारे में काफ़ी पढ़े हो, BSc में पढ़े हैं, MSc में भी पेपर चलता है कंप्लीट सेल बायोलॉजी के नाम से। तो सेल बायो के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं उन सभी की डिटेल्स है, उन सेल ऑर्गेनल्स में कैसे प्रोटीन्स का ट्रांसपोर्ट होता है, साइटोस्केलेटन है, वो सभी इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाएगी। जैसे सेल बायो के अंदर अपन बात करें सेल ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स के अलावा प्रोटीन टारगेटिंग, इसके अलावा अपन जो साइटोस्केलेटन आ जाएगा, ये सभी चीज़ें जो हैं वो बेसिक चीज़ें हैं जो इसके अंदर आती है सेल बायोलॉजी के अंदर। तो सेल बायो दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है और दोनों के लिए इक्वल है। आप बॉटनी से हो चाहे जूलॉजी से हो, आपको ये यूनिट पढ़नी पड़ेगी सेल बायो, और दोनों को आप कवर कर सकते हो। अगली अपन यूनिट देखें थर्ड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में अपन जानते हैं जिसमें DNA से रिलेटेड या RNA, DNA और RNA से रिलेटेड जो स्टडी की जाती है वो सभी किसके अंदर आती है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर आती है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर नॉर्मली जो भी माइक्रो मॉलिक्यूल्स है, जैसे DNA है, RNA है, प्रोटीन्स है, उन सभी की स्टडी भी अपन कर सकते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। वैसे खास तौर से किसकी की जाती है, DNA और RNA के अंदर की जाती है। तो यहाँ से अपन देखें कि इसमें मोस्टली क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले अपन देखें डिस्कवरी ऑफ जेनेटिक मटेरियल। सबसे पहले DNA को प्रूफ करना कि DNA इज ए जेनेटिक मटेरियल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सेप्शन वायरस। तो यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल की अपन बात करें तो DNA का प्रूफ किया जाता है।
कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको आपको देखना है। उसके अलावा डीएनए की जो स्ट्रक्चर है उसके अपन देखें, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। इसके अलावा रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन के साथ साथ इसमें डीएनए रेप्लिकेशन में जितने भी प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में आपको पढ़ना है, और दोनों में जितने भी फैक्टर्स जो इन्वॉल्व होते हैं डीएनए सिंथेसिस के दौरान या डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान, जितने भी जो प्रोटीन्स और फैक्टर्स यूज आते हैं उन सभी को आपको याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आता है वो डायरेक्ट वहीं से पूछता है कि कौन सा फैक्टर क्या किस चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और इसके अलावा डीएनए की जो रिपेयर है, कुछ क्वेश्चन बनते हैं वो डीएनए रिपेयर में से बनते हैं कि डीएनए रिपेयर है उसको कैसे किया जाता है और सेल को अरेस्ट कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर इसके अलावा आ जाएगा ट्रांसक्रिप्शन, फिर ट्रांसलेशन। ये जो चीज़ें हैं तीनों, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, तो यहाँ पर ट्रांसलेशन आ जाएगा। ये जो तीनों हैं वो तो किस में आ जाएंगे, सेंट्रल डोग्मा के अंदर आ जाएंगे। इसके अलावा ट्रांसक्रिप्शन के साथ साथ इसमें एक टॉपिक है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये टॉपिक इसके अंदर इंक्लूड आ जाएगा। और जितने भी फैक्टर्स हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन से फैक्टर का क्या काम है, कौन सी सीक्वेंस पाई जाती है। खासतौर से कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाने लगा आजकल कि सीक्वेंस जो है उन सीक्वेंस की जो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, तो न्यूक्लियोटाइड के जो क्रम है वो भी पूछे जाते हैं। तो वो सीक्वेंस जब पढ़ो तो वो सीक्वेंस भी थोड़े से याद रख लेना कि कौन से में किस प्रकार के सीक्वेंस है। टेलोमियर है, टेलोमियर में कौन सी सीक्वेंस पाई जाती है, कौन सी ह्यूमन में पाई जाती है, कौन से प्लांट्स में पाई जाती है और कौन सी किसी अदर एनिमल्स में पाई जाती है। सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर में कौन सी सीक्वेंस पाई जाती है, कंजर्वेटिव सीक्वेंस है, कौन सी सीक्वेंस है, वो सभी आ जाएगी। इसके अलावा डीएनए की स्ट्रक्चर है तो इसके साथ में अपन हिस्टोन है, हिस्टोन प्रोटीन है, डीएनए की पैकिंग है, वो सभी जो चीज़ें हैं वो सभी इसके अंदर देखने को मिलेगी। तो ये तो था अपना मॉलिक्यूलर बायोलॉजी 3rd यूनिट। आगे अपन देखें फोर्थ यूनिट वैसे अपन देखें तो वो आ जाएगी अपना सिग्नल ट्रांसडक्शन। सिग्नल ट्रांसडक्शन की अपनी सेल्स है या एनिमल्स या प्लांट सेल्स हैं, उन सेल्स में प्राइमरी जो सिग्नल मिलता है, जैसे कोई भी एक सेल है, इस सेल को हार्मोन या एंजाइम्स जो आकर सिग्नल देते हैं। तो ये तो प्राइमरी सिग्नल है जो फर्स्ट टाइम लेके आ रहे हैं सिग्नल को, लेकिन इनके पास सेल के पास में क्या होते हैं, रिसेप्टर होते हैं जहाँ पर आकर ये बाइंड होते हैं। ये रिसेप्टर का जो अडेप्टर पार्ट है जो सेल साइटोप्लाज्म में है, ये सिग्नल देते हैं और सेकेंडरी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये सभी क्या कहलाएंगे, सेकेंडरी मैसेंजर, ये प्राइमरी मैसेंजर। इस प्रकार से ये जो सिग्नल दिए जाते हैं वो सभी सिग्नल आ जाएंगे सिग्नल ट्रांसडक्शन। सिग्नल ट्रांसडक्शन में जैसे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर आता है, इसके जितने भी थ्योरी हैं, इसके टाइप्स हैं और इसमें कौन से सेकेंडरी मैसेंजर बनते हैं, इसके लिए कौन से फैक्टर प्राइमरी जो मतलब कहें प्राइमरी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, मैसेंजर है, वो कौन से यूज में आते हैं, कहाँ इसके एग्जांपल देखने को मिलते हैं। और रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है, रिसेप्टर नॉन टायरोसिन काइनेज है। इसके अलावा और भी जितने भी जो 2 कंपोनेंट सिस्टम है, जैसे प्लांट्स में बैक्टीरिया में पाया जाता है, हिस्टिडाइन कंपोनेंट मीडिएटर होता है। तो ये सभी जो चीज़ें हैं वो सभी आ जाएगी सेल ट्रांसडक्शन में, सिग्नल ट्रांसडक्शन। सिग्नल ट्रांसडक्शन के साथ साथ अपन इसमें एक टॉपिक और देखें अपन
जैसे इम्यूनोलॉजी। ये इसी के साथ में वैसे दिया हुआ है, सिग्नल ट्रांसडक्शन एंड इम्यूनोलॉजी। इस टॉपिक के बारे में अपन देखें, इम्यूनोलॉजी के बारे में। तो इम्यूनोलॉजी आपने पढ़ी है सेकेंडरी के अंदर, जो बीएससी सेकेंडरी में चलती है, जूलॉजी में चलती है। तो जूलॉजी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है ये दोनों यूनिट, ये मतलब दोनों ये पोर्शन, और ऐसा कुछ नहीं है कि जूलॉजी वालों के लिए ही इंपॉर्टेंट है, बॉटनी वाले भी अगर अच्छे से पढ़ते हैं, एक बार इसको पढ़ते हैं तो ईजिली समझ में आ जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है वो जूलॉजी के लिए है, लेकिन बॉटनी वाले इसे ईजिली देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आप क्लियर कर सकते हो इसको। फिर अपन 5th यूनिट की बात करें। जैसे 5th यूनिट की बात करें, डेवलपमेंट बायोलॉजी। इसमें डेवलपमेंट बायोलॉजी जो है, इसमें 2 पोर्शन में इसको डिवाइड किया गया है। एक पोर्शन है प्लांट डेवलपमेंट और एक किया गया है एनिमल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर इसका जो प्लांट वाला पोर्शन है वो तो बॉटनी वाले पढ़ ही सकते हैं, और एनिमल डेवलपमेंट वाला पोर्शन है वो जूलॉजी वाले पढ़ सकते हैं। आराम से आप दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हो कि आधा पोर्शन ये पढ़ सकते हैं, आधा पोर्शन ये पढ़ सकते हैं। और वैसे तो आपको पता ही है कि जो बच्चे टॉप करना चाहते हैं, सिलेक्शन अच्छी रैंक से लाना चाहते हैं, वो दोनों टॉपिक को आराम से आप कवर कर सकते हो डेवलपमेंट बायोलॉजी के अंदर। और डेवलपमेंट बायोलॉजी के अंदर खास तौर से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक वो ड्रोसोफिला का एग्जाम्पल है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और प्लांट्स के अंदर है वो थोड़ा कम है पोर्शन, एनिमल्स का ज़्यादा पोर्शन है। एम्फीबिया का एग्जांपल दिया गया है, फिशिस का एग्जांपल है, रेप्टिलिया का एग्जांपल है। उन सभी का डेवलपमेंट है, फर्टिलाइजेशन है, प्री फर्टिलाइजेशन है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन है, एग का क्लीवेज है, एग के टाइप्स हैं, इस प्रकार के गैस्ट्रुलेशन की स्टेज हैं। वो सभी जो प्रोसेस है वो किसके अंदर आएगी, डेवलपमेंट बायोलॉजी के अंदर आ जाएगी। क्योंकि फर्स्ट ईयर में बॉटनी हो चाहे जूलॉजी हो, दोनों चलती है। तो जूलॉजी में फर्स्ट ईयर में सभी ने पढ़ा हुआ होता है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग तो अपने बॉटनी की जूलॉजी की जो फर्स्ट बुक है उसके अंदर देखने को मिलता है। ये एक कंप्लीट बुक चलती है डेवलपमेंट बायोलॉजी, तो वहाँ से आप इसको कवर कर सकते हो। और आगे तो आप नेट की जो बुक है, मैंने बताया आपको, पाथफाइंडर वगैरह की है, आईफास की है, उनके द्वारा भी आप इसको कवर कर सकते हो। तो ये थी 5th यूनिट। 6th यूनिट की बात करें अपन, जेनेटिक्स। ये आ जाएगी जेनेटिक्स। जेनेटिक्स एक कॉमन यूनिट है। जेनेटिक्स चाहे एनिमल्स हो और मतलब चाहे बॉटनी हो चाहे जूलॉजी हो, क्योंकि जेनेटिक्स दोनों में चलती है। और दोनों में जेनेटिक्स वहीं से स्टार्ट होती है, मेंडल के रूल से, और आगे मॉर्गन जो है या पीनट है उनसे आगे तक चलते, पुनेट और मॉर्गन, उनके आगे तक ये लिंकेज जो थ्योरी है वहाँ तक आगे तक चलती रहती है। साथ साथ जेनेटिक्स के साथ साथ अपन कह सकते हैं कि इवोल्यूशन वगैरह भी इसके साथ साथ चलता रहता है। तो जेनेटिक्स जो सब्जेक्ट है, यूनिट है, वो अपने दोनों के लिए कॉमन है और दोनों को पढ़नी चाहिए। जेनेटिक्स है, पेडिग्री एनालिसिस है, एक इजी टॉपिक है। पेडिग्री एनालिसिस के हमेशा टॉपिक या क्वेश्चन, हमेशा 2 क्वेश्चन फिक्स होते हैं पेडिग्री एनालिसिस की, तो आप इसको भी इजीली देख सकते हो। इसके अलावा अपन देखें 7th यूनिट, प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी का नाम से ही है, प्लांट वालों के लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि प्लांट फिजियोलॉजी है, आप आसानी से पढ़ सकते हो, पढ़ी हुई भी है। पीजी के अंदर भी एक सेपरेट टॉपिक चलता है। तो ये प्लांट्स वालों के लिए सबसे बेस्ट है, और जूलॉजी वाले इसको आराम से इजीली पढ़ सकते हैं। चाहे तो आप इसको पढ़ सकते हो और चाहे आप इसको स्किप कर सकते हो, लेकिन स्किप करने का कोई मतलब नहीं, आप इसको आराम से पढ़ सकते हो। तो ये आ जाएगी प्लांट फिजियोलॉजी। अब 8th यूनिट जो है वो आ जाएगी एनिमल फिजियोलॉजी। एनिमल फिजियोलॉजी जो इतना टफ नहीं है, बॉटनी वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं वो भी, उनको भी कौन सी अच्छी लगती है, एनिमल फिजियोलॉजी सबसे बेस्ट लगती है। और कंसेप्चुअल है, अच्छे से इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंटरेस्टिंग एक यूनिट है। जूलॉजी वालों के लिए सबसे बेस्ट यूनिट है एनिमल फिजियोलॉजी। इसके अलावा 9th यूनिट अपन देखें तो यहाँ पर 9th यूनिट एक ऐसी यूनिट आती है जिसमें क्लासिकल आता है। क्लासिकल बॉटनी और जूलॉजी, जिसके अंदर जो इसके क्लासिफिकेशन है, इनकी बेसिक है,
प्लांट क्लासिफिकेशन और जूलॉजी क्लासिफिकेशन, एनिमल क्लासिफिकेशन, उन सभी को अपन देखने को मिलता है क्लासिकल जो यूनिट है उसके अंदर देखने को मिलता है। इस यूनिट को वैसे खास तौर से सभी छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको थोड़ा कुछ कवर कर सकते हो तो कवर कर लीजिए। वैसे पाथफाइंडर की बुक है या आईफास की बुक है, इनके अंदर कोई खास मैटर इसमें दिया हुआ नहीं है क्लासिकल यूनिट को, तो यहाँ से इसको कोई वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। 10 यूनिट। अब इसमें देखें इवोल्यूशन, और इवोल्यूशन के साथ साथ में आ जाएगा आपका जो एनिमल बिहेवियर है, इथोलॉजी, वह भी साथ में इसके अंदर आ जाएगी। और इवोल्यूशन एक ऐसा टॉपिक है जूलॉजी और बॉटनी दोनों के अंदर आप कॉमन पढ़ सकते हो, कोई ज़्यादा इतना कुछ नहीं है इसके अंदर। इकोलॉजी है, इकोलॉजी भी सेम वही चीज़ है, एनिमल में पढ़ो चाहे जूलॉजी में पढ़ो, इकोलॉजी अपने को पढ़ी हुई है। बीएससी में भी पढ़ते हैं, एमएससी में पढ़ते हैं, एमएससी में भी जूलॉजी में भी एक पेपर चलता है और बॉटनी में भी एक पेपर चलता है। और जितने भी जो स्ट्रीम वाले हैं जो हैं उनके अंदर सब में इकोलॉजी चलने वाली कॉमन है, तो ये तो आप सभी कर सकते हो। 12 यूनिट कर सकते हो अप्लाइड बायोलॉजी। अप्लाइड बायोलॉजी, जितने भी आपने जो बायोलॉजी पढ़ी है, जितनी भी कुछ भी पढ़ी है, इन सब का एप्लीकेशन क्या है। इनमें ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैं, उन सब को स्टडी आपने आ जाएगी अप्लाइड बायोलॉजी में। तो यहाँ पर आ जाएगी अप्लाइड बायोलॉजी, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ट्रांसजेनिक प्लांट्स, उन सभी की डिटेल स्टडी है। जो मोस्ट कॉमन दिए गए हैं, जैसे पाथफाइंडर वगैरह उनमें दे रखे हैं, तो काफ़ी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो दे रखी है, तो उनमें से आप इसको इजीली अप्लाइड को पढ़ सकते हो। कौन से बीटी कॉटन है, बीटी कॉटन क्या है, फ्लेवर सावर है उसका क्या यूज है, एंटीसेंस टेक्नोलॉजी का यूज है, जीन थेरेपी का क्या यूज है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट्स कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं, कौन से ऐसे टेक्निक्स हैं, कौन से क्या कर सकते हो, ये सभी चीज़ें इसमें आ जाएगी। लास्ट यूनिट 13 जिसमें मेथोडोलॉजी, इसमें आ जाएगी मेथोडोलॉजी, मतलब टेक्निक्स, जितनी भी टेक्निक्स हैं बायोलॉजी की, बायोटेक्नोलॉजी की, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी की, वो सभी जो टेक्निक्स है वो टेक्निक्स किस में आ जाएगी, मेथोडोलॉजी के अंदर इंक्लूड की गई है। और ये जो यूनिट है, वैसे तो देखो बेसिक यूनिट है, टेक्निक्स के बारे में आज का जो अपन यूँ कहें करंट जो रिसर्च का फील्ड है उसमें टेक्निक्स के बारे में आपको नॉलेज होना सबसे इम्पोर्टेंट है और आवश्यक भी है, होना भी चाहिए। कहीं भी आप पढ़ाने जाते हो, कहीं भी कुछ करना चाहते हो, तो टेक्निक्स के बारे में प्रैक्टिकल में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, आपको इंस्ट्रूमेंट का पता ही नहीं है, प्रैक्टिकल में कहीं चले गए आपको इंस्ट्रूमेंट के बारे में पता नहीं है, तो आप खुद भी कंफ्यूज हो जाओगे कि इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, क्या इंस्ट्रूमेंट है, क्या यूज में इसका, बच्चे पूछ भी लेते हैं इसका क्या यूज है, क्या बताओगे आप। तो बेसिक जो है ये मेथोडोलॉजी है, इसमें जैसे दे रखी है स्टार्टिंग से दे रखी है, इसमें जैसे सॉलिड जो है लेमिनार एयर फ्लो है, ऑटोक्लेव है, और बायोटेक्नोलॉजी यूनिट है, मतलब ये तो बायोटेक से रिलेटेड जो चीज़ें हैं। इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस है, क्रोमेटोग्राफी है, सेंट्रीफ्यूज है, वो सभी जो चीज़ें हैं वो सभी किस में आ जाएगी, इसके अंदर आ जाएगी मेथोडोलॉजी के अंदर। MRI है, FMRI है, CT स्कैन है, एक्सरेज है, वो सभी जो टेक्निक आ जाएगी वो आ जाएगी मेथोडोलॉजी के अंदर। तो ये जो चीज़ें थी वो तो थी अपनी इनकी बेसिक जो यूनिट्स हैं, उन सभी को कौन सी यूनिट को पढ़ें, कौन सी को नहीं पढ़ें, ये सभी आप इजीली इसको समझ गए होंगे कि इसमें ज़्यादा कोई डिफ्रेंशिएट करने की आवश्यकता नहीं है। एकदम सिंपल सा यूनिट है, आप आराम से इसको यूनिट वाइज एकदम सिस्टम से आप पढ़ोगे तो आराम से आप इसको क्लियर कर सकते हो। अब आगे अपन देखें बुकें मैंने आपको बता भी दी है कि इसको स्टडी करने के लिए खास तौर से सबसे ज़्यादा जो बेस्ट बुक है वो है पाथफाइंडर बुक, क्योंकि सभी जो एमएससी करते हैं, हमने भी जब एमएससी की थी उस टाइम हमने भी पाथफाइंडर की बुकें काफ़ी बार अच्छे से पढ़ी थी, इसके काफ़ी क्वेश्चंस है वो इजीली सॉल्व किए थे हमने। तो जितनी ज़्यादा बेसिक आप जब स्टार्ट करना चाहते हो, सबसे पहले जो पाथफाइंडर बुक को प्रीफर करो, ऑनलाइन अवेलेबल है, वहाँ से भी आप ले सकते हो। और अपने कैलाश चौधरी सर की है, उनकी भी नोट्स हैं अवेलेबल हुआ है, शायद मैंने तो देखे नहीं लेकिन है शायद उनकी भी अवेलेबल नोट्स, तो वो हमसे वहाँ से ही परचेज कर सकते हो। और ये बुकें तो ईजी है ही है, और क्वेश्चंस भी इसके साथ ही हैं, पूरा सेट है 5 बुकों का शायद,
जिसमें टेक्नोलॉजी की एक अलग भी बुक है, MCQ की अलग है, और जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन आए हैं उनकी MCQ अलग हैं, और 2 बुक है वो थ्योरेटिकल बुक है, और एक टेक्नोलॉजी की है वो, मतलब 3 थ्योरेटिकल बुक है उसके अंदर। तो ये चीज़ें इसकी बेसिक चीज़ें हैं। अब उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो कौन सी यूनिवर्सिटी कैसे पढ़े, क्या नहीं पढ़े, और अगले जो पार्ट है उसके अंदर मैं कभी बताऊँगा आपको जब टाइम मिलेगा कि कौन से क्वेश्चंस कैसे अटैम्प्ट करें, कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट करें कैटेगरी वाइज, कि कौन सी कैटेगरी में अपना सिलेक्शन हो। जनरल के हैं तो कौन सी कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट करें, OBC के तो कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट करें, और SC ST के तो कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट करें कि अपना जो नेट है वो इजीली सिलेक्ट हो जाए, या अपना इजीली मतलब क्लियर हो जाए। तो उससे रिलेटेड अपन नेक्स्ट कभी जो पाथ वो है अपना वीडियो वो उसको बनाएंगे। अभी तो अपना जो मेन स्टार्ट था वो ये था कि अपन कैसे स्टडी करें। तो मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले पाथफाइंडर की बुक जो है वो लीजिए आप, स्टार्टिंग बायोकेमिस्ट्री से कीजिए, और ऐसे जो बच्चे बोलने वाले हैं कि नेट है बहुत हार्ड है, हो ही नहीं सकती, ऐसे कोई भी अफवाह में आप झांसे में ना आए, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री ये चीज़ें काफ़ी ऐसे 5 या 8 अपने कहें 6 से 8 यूनिट ऐसी यूनिट हैं कि अगर 6 से 8 भी यूनिट आपने पढ़ी है, मेरे काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको मैंने 6 से 8 यूनिट पढ़ाई है और उन्होंने ईजिली इस नेट को क्लियर किया है इतनी यूनिट के अंदर भी। तो आप आराम से इतनी यूनिट पढ़कर भी आप इस नेट को क्लियर कर सकते हैं। मेन जो है मैंने आपको बता दी, बायोकेमिस्ट्री है, सेल बायो है, मोलिकुलर बायोलॉजी है, प्लांट फिजियोलॉजी है, एनिमल फिजियोलॉजी है, इवोल्यूशन है, इकोलॉजी है, जेनेटिक्स है, और लास्ट में मेथोडोलॉजी है। इतनी यूनिट कर लीजिए आप, काफ़ी यूनिट है इतनी, ये आराम से आप नेट का सिलेक्शन हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सबको पसंद आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार के आपके डाउट हो, क्यूरीज हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए, और इस वीडियो को इतना फैलाइए, इतना अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी स्टूडेंट्स BSc 3rd ईयर पास आउट हुआ है, MSc में एंटर करने वाला है या MSc के अंदर है, तो उनको उनके साथ ही नेट क्लियर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जैसे जैसे आप MSc कंप्लीट होती जाती है वैसे वैसे आप स्ट्रेस की कंडीशन में चले जाओगे कि हमारे MSc भी कंप्लीट हो गई, अभी तक नेट का कुछ हमें पता ही नहीं है। इसलिए जैसे BSc आपकी कंप्लीट हुई है तो आप इस वीडियो को देखिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए कि उनको नेट की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें। क्योंकि जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, नेट में बैठोगे, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ ये चीज़ें हमने पढ़ी है, कभी देखी हुई है। आप फर्स्ट टाइम ऐसे देखोगे तो CSR का पेपर समझ में नहीं आएगा, पेपर समझ में नहीं आता, तो उसी टाइम पे कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। आधे बच्चे तो छोड़ ही देते हैं कि CSR का कोई मतलब ही नहीं है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आप बेसिक भी स्टार्ट करोगे तो आराम से आप इसको कर सकते हो। तो आगे किसी प्रकार के आपको वीडियो की हो आपको डिमांड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को जरूर वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको इस प्रकार के वीडियो अपडेट होते रहे। तो आज के लिए अपना वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।